because he is the only person is that is independent who has given his lot of effort for this for his area. Even I mean the main thing which was there, that is the medical and other things which was supposed to be there. Anyway, the thing is that Mr. Pappu Yadav, his name is not actually the Pappu Yadav. अपना पूरा नाम अपना बताएंगे आप? नहीं नहीं, पप्पू घर का नाम पप्पू ही है। वैसे हमारे मार्ग गुरु आनंद मूर्ति जी ने हमारा नाम राजेश रंजन रखा। राजेश रंजन, राजेश जीत रंजन, प्रभात रंजन सरकार जो थे उन्हें टाइटल है रंजन। तो आप लालू यादव जी के सालों में से आते हैं? नहीं 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 नहीं, लालू यादव जी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बहन उनकी? उनके बहन से भी कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग सामाजिक रूप से व्यक्तिगत तौर पर लालू यादव जी और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं, वैचारिक रिश्ते रहे, परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन रिश्ता तो रिश्ता होता है। एक मुख्य बात जो थी वो ये थी कि जिस समय के हाउस के अंदर पहली प्रिलिमिनरी हम लोग की शपथ ग्रहण चल रहा था, उस समय बड़ा विवाद होकर के आपने कुछ चीज़ों को बोला, तो ऐसा क्या था आपके दिल में आक्रोश? नहीं नहीं, मेरे दिल में कोई आक्रोश नहीं था। वहाँ कहाँ से ये बातें नहीं आती। ओथ का समय था, ओथ चल रहा था, हम सबसे अंतिम व्यक्ति थे ओथ लेने वाले। तो जो भी ओथ लेने आ रहे थे तो कोई हर हर महादेव, जय श्री राम, जय कृष्ण, जय हनुमान, जय भीम, नमो बुद्धाय, कोई अपने नेता का जय जयकारा, गणेश परिक्रमा, जिंदाबाद, अमर रहे, मुर्दाबाद चल रहा था। मेरी बारी आई तो मेरे, चूँकि उस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा था नीट के पेपर का कैंसिलेशन कैसे होगा, बच्चे प्रभावित थे, पूरा देश परेशान, लगातार क्वेश्चन का आउट होना। तो मुझे लगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ देश को मैं के लिए यहाँ उठा सकता हूँ, या जो बच्चों के हित में होगा, कॉमन लोगों के हित में होगा, और बिहार के हित में कौन सी बातें होगी जो एक पहला संदेश दिया जा सकता हो बिहार को भी, देश को भी। तो उसमें मैंने हैज़ नीट का अगर टी शर्ट हम पहन रखे थे। तो जब मैंने ओथ ले ली तो मैंने किसी का जयकारा हमें नहीं करना था, हमें पब्लिक का जयकारा करने हम वहाँ गए, या किसी को खुश करने के लिए हम तो गए नहीं हैं, पैदा हुए नहीं हैं। तो हमने #, नीट और विशेष राज का दर्जा की बात हमने की बस। तो उसी पर रिजू जी कहता है दिस इज़ नॉट प्रॉपर वे, टाइम एंड प्लेस। तो मुझे तब मेरे ब्रेन में आया, जब रिजू जी नहीं बोलते तो मेरे ब्रेन में टेंडम, पहले से तो कोई बात थी नहीं। तो मैंने कहा कि भैया आप जो ज्ञानदाता वाचक हो तो मुझे किस प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए, और जो आम जनता की नीड्स है, इसी सदन में मिर्ची तक तेलंगाना के लिए छिटा गया और आँख में मिर्ची तक छिटी गई तेलंगाना जब बट रहा था। कई चीज़ें इस सदन में हुई है। हम तो आइडियोलॉजिकल वैचारिक बात कर रहे हैं तो आप हमको ज्ञान पढ़ा रहे हो। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटी, आपके इलाके में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, तो आपको तो समझ में आया नहीं। अनुकंपा और दूसरों की कृपा पर 2 बार 3 बार जीत गए, अपनी कोई अहमियत नहीं, तो आप हमें ज्ञान पढ़ा रहे हो। वही मैंने कहा कि ज्ञान मत पढ़ाइए, अनुकंपा पर जीतने वाले इतराइए नहीं, बस। इसलिए जो जेन्युइन चीज़ है उसको भी उठाने के लिए कुछ देखा नहीं जा सकता। एक अच्छी प्लेटफॉर्म। आपने अपने एरिया के अंदर बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ के आपने स्कीम्स चला रखी। सर जैसे सेवा आश्रम बचपन से यहाँ चलता रहा है, इसको आप समझिए। हमारे यहाँ पूरे देश के गरीब यहाँ पर, एक घर मैडम का, एक घर मेरा, पूरे देश के गरीब यहाँ पर काम करते रहे। तो मैडम का कोठी अलग, रंजीत रंजन जी जो सांसद हैं मिसेज मेरी, तो उनका कोठी अलग रहता है, मेरा कोठी अलग रहता है। तो मेरे कोठी में पब्लिक रहते हैं, सेवा आश्रम, आपका घर सबका घर। वहाँ गरीब का इलाज फ्री है, जाना आना, यहाँ 4 स्टाफ रहते हैं। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मुझको ये पता है
कि आम आदमी पर जो सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है वो 5 परिवार हैं तो 4 आदमी बीमार रहते हैं, 3 आदमी 2 आदमी बीमार रहते हैं। जांच है, मेडिकल सिस्टम है, दवाई है, इस पर सबसे ज़्यादा बोझ है। ज़बरदस्ती लूटते हैं लोग, सरकारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम उस पर काम नहीं करते हैं, हमारा बजट कम है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ पर। तो आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान जांच से, दवाई से, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, इन सब चीज़ों से रहता है। तो मैं लगातार ये बचपन से मेरा रहा है कि सरल स्वास्थ्य, वन नेशन वन मेडिकल सिस्टम हो, एजुकेशन हो, और कंप्लीट रूप से जो एक कॉम्बो चाह रहे हैं आप नहीं चीज़ों के बारे में? नहीं, मैं मेरा बचपन से रहा है कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, वन हेल्थ प्लान। वो बिल्कुल जैसे गहलोत जी ने लाया राजस्थान में। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक चीज़ें सही नहीं होगी। तो मैं मेडिकल को लेकर के लगातार बचपन से काम करता रहा। गांव के एम्बुलेंस पर हो, गांव के अस्पताल पर हो। तो गांव में तो कहीं देश में अस्पताल है ही नहीं, डॉक्टर जाते ही नहीं हैं, नर्सेस से नहीं। जब 67% डॉक्टर नहीं हैं, लगभग 73% टेक्नीशियन और लैब नहीं है, कोई कॉलेज में पढ़ाई है ही नहीं, लैब है ही नहीं, और टेक्नीशियंस के बगैर आप काम कर रहे हो, तो अब तो टेक्नीशियन के लोगों की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि टेक्नीशियन वाले को सब कुछ करना पड़ता है। डॉक्टर्स इतने महंगे हो गए हैं जिसका हिसाब नहीं है। जिस दवाई का दाम 10 रुपया है वो 1800-2000 में बिकता है। जो जांच 60 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया में होगा, 200 रुपया में, वो सीधा 900-1200 रुपया में। जो जांच 800 में होगा, 600 में होगा, वो सीधे जाके 8000-6000। तो ये कहाँ से लोग जीव अलाउ करेंगे? जो आप लोग को जो पैसा अलॉट हुआ है इस एरिया में, जैसे बिहार में, तो बिहार के अंदर जो अलॉटमेंट है, हम लोग का जो खबर है इस समय, इसमें इस तरीके से कि जो पूर्णिया है अभी भी उसके अंदर बहुत कम पैसे का अलॉटमेंट हुआ है। किस चीज़ का? जिले के तरीके से जिले का जो ये विभाजन करते हैं पैसों का, देखिए मैं एक कम गया है। देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, हर तरफ मगध की स्थिति देखिए कि मगध में पानी को लेकर के लड़ाई, खेत को और कदवन, जलाशय, खनहर और वाटर को लेकर के लंबे समय से लड़ाई। आज तक हम मगध को पानी नहीं दे सके। हमारा जो कोसी सीमांचल का इलाका है, जो CM बनते हैं सब कुछ नालंदा में जाकर के रुक जाता है। नीतीश कुमार जी 20 साल से नालंदा के इर्द गिर्द से बाहर जा नहीं पाए। चीज़ों को आप उठा के बड़े लेवल पर आप देख लीजिए, और लूटेड हुआ सबसे ज़्यादा 20 साल में चीज़ें। पुल देखिए 12 ठो गिर गया, अभी सिंगला का पुल गिरा, फिर सिंगला 4 बार पुल गिर गए। एक राजकुमार नाम का एक व्यक्ति है जो पुल निगम से उसको लाया गया, काम शुरू किया उसने पुल निगम में कंसल्टेंसी का। तो वो जब तक कंसल्टेंसी का काम शुरू किया, उसको देना है गवर्नमेंट को, उसने पुल निगम में भी प्रवेश कर गया, स्वास्थ्य में भी प्रवेश कर गया। 8% 9% उसको कंसल्टेंसी में दी जाती है। वो जो ब्रिज, पुल का, रोड का देगा, वो बनाता ही उसी रूप में है कि 3 आदमी पहले ही छट जाए और अमुक आदमी को मिल जाए, इसी आधार पर। तो ये जो चीज़ें हैं, लोग जो वहाँ पर सेक्रेटरी लगातार 20 साल 25 सालों से एक ही जगह बैठ कर के एक ही जगह बैठता है, और वहीं पटना से बाहर कोई नहीं जाता है। आप उठा करके देख लीजिए, आप 25-30 सालों से वहीं पर लूट रहा है वो लोग। इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, वहीं बैठे रहना तो स्थिति अच्छी नहीं है। तो हालात ये हैं कि गंगोत्री है भ्रष्टाचार की। बगैर पैसे के आप मोटेशन, जमाबंदी, CO 40,000 रुपया लेता है, 1 लाख रुपया, 4 लाख रुपया ADM, DCLR, और ज़मीन माफिया, क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं, तो ज़मीन, बालू, शराब, ड्रग्स, इसी पर बिहार का चक्र चल रहा है। तो सीमांचल हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार हुआ।
पहले भी जब सरकार किसी और की थी तो सीमांचल को नहीं मिला, बाढ़ के पैसे नहीं मिले, हमारे यहाँ हाई डैम की बात नहीं हुई, हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा, हमारे यहाँ एम्स का नहीं हुआ, हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम का नहीं हुआ, हमारे यहाँ एक हाई कोर्ट के बेंच का बनना था वो नहीं हुआ, उपराजधानी की लड़ाई चल रही थी वो नहीं हुआ। तो हमको हमेशा आइसोलेट उधर रखा गया। कोई पूर्णिया की बात नहीं है, पूरा सीमांचल और कोसी, इसीलिए धीरे धीरे डिमांड उठने लगा स्टेट, एक सेपरेट स्टेट दो, मैं को सीमांचल मिथिला को मिला के एक सेपरेट स्टेट दो। ये बात धीरे धीरे लोग करने लगे हैं। हम लोग की टीम जो थी वो यहाँ से 4-5 जर्नलिस्ट की, वो यहाँ से उन्होंने जाने की लगाई, जिसमें कि इंटरनेशनल के थे सब लोग। हमने परमिशन थी उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने मांगी थी जाने के लिए। तो हमको ये बताया गया उस एरिया के बारे में कि आप लोग वहाँ पे इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो एरिया जो है नक्सलाइट और साथ में जो है वो बहुत गुंडों से भरा हुआ एरिया है। आपकी नज़रों के अंदर ऐसा क्या है जो सरकार ने खुद से कहा है? कहाँ वो हमसे कहा है? कहाँ लिखिए? कौन सरकार? भारत सरकार। तो उनसे पूछिए कि आप कर क्या रहे हैं। उनका ये कहना है आपकी कमजोरी है। मेरी बातचीत जो पहले आप ये जो डबल इंजन की सरकार है, और जब गुंडे और नक्सलाइट से भरा हुआ वो इलाका होगा, कहीं भी होगा, तो इसका मतलब आप फेल्योर हैं। जैसे आप बांग्लादेश पे फेल्योर हुए, 400 करोड़ रुपया इंटेलिजेंस पे लगाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि अमेरिका इतना बड़ा कांड कर दिया और सबके हाथ में लड्डू हो गए। और हमारा एक ही दोस्त था, वो भी हम लोग गायब हो गए। और शेख हसीना जो भारत का स्वाभाविक दोस्त था, जिस बांग्लादेश को बना करके स्वाभाविक दोस्त इंदिरा गांधी ने बनाया, उसको आप आजीवन ख़त्म कर दिए। तो आप इतने मर्द कैसे नहीं? आप तो अभी 4 विधानसभा कराने की हिम्मत नहीं कर पाए, 2 विधानसभा करा रहे। आप 54 इंची 56 इंची डबल इंजन की सरकार है और आज के डेट में भी आप किसी को पत्रकार को रोक रहे हैं। नक्सल, कोई नक्सल नहीं है, कोई गुंडा ही नहीं है। सबसे बड़ा गुंडा पदाधिकारी है, डॉक्टर है, ये सबसे बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं। हम लोगों से ये कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से गवा कर होते हैं तो उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। भैया आप ज़्यादा तब तो और आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए वहाँ जाने के लिए। नहीं, हमारा आपको इंटरेस्ट जाना जगा है। चाहिए। तो हमारे पास आज से 4-5 दिन पहले ये लेटर आया। मेरी खुद राजीव जी से बातचीत हुई थी, जो राजीव भल्ला जी हैं। मेरी स्वयं उनसे बातचीत भी हुई थी, मैं गया भी था बात करने के लिए। आपको किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, आप आइए और ले करके आइए। वो आपको एक नक्सल नहीं मिलेगा, एक कोई कुछ नहीं मिलेगा। टेरर है पदाधिकारियों का, और सत्ता में रहने वाले जो माफिया रोड और WD नेता लोग का जो बेटा बेटी बीवी नाती जो अलग अलग ग्रुप बना करके टेंडर ले रहा है, इन लोगों का टेरर है। वहाँ कोई गुंडा बिहार में नहीं। हम लोगों ने बहुत एनालाइज किया बिहार को, जिसमें की खास बात ये थी कि जो पुल टूटे वहाँ के, तो उसकी हालात कैसे थे, कितने थे, कैसे टूटे। तो उस क्षेत्र के अंदर जो कि आपके क्षेत्र में काम हुआ था, उस क्षेत्र के पुलों को लेकर के भी बातचीत हमारी हुई। मेरे क्षेत्र में नहीं टूटा कोई। नहीं, आपके क्षेत्र जब जाते हैं उस एरिया में, तो उसमें जो एरिया में आता है एरिया, तो उसमें ऐसा है कि उसके अंदर 2 पुल जो आपके आए, तो उसमें कहा गया कि इसमें जो ऑफ द रिकॉर्ड है ये बात, जो कि हम लोग से बोली गई थी इस समय, जिसको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ अब यहाँ पे, कि कुल मिला के ये है कि हम लोग उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो हिसाब किताब है, ऑफ द रिकॉर्ड तो लोग बहुत बोलते हैं हम लोगों से, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बोलने में लोग की घबराहट होती है इससे वहाँ पे। जैसे कि आपने खुल के बहुत कुछ बातें बोल दी हैं, हमने बहुत कुछ पप्पू जी का समय लिया है, and we discussed many things about नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 60-70% पदाधिकारी और नेता PC लेते हैं। something can I पहले हल्का ब्रीफ कर दूँ मैं? 60-70% पदाधिकारी और नेता PC लेते हैं। 60% और सुनिए ना पहले, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर टेकिंग, और ऊपर से नीचा बंदर बांट होता है। तो जब ऊपर से नीचा बंदर बांट होगा, पुल में सीमेंट नहीं होंगे, खनन विभाग के में थानेदार लोकल खनन विभाग का बालू नीचे से पाया के नीचे से ख़त्म हो जाएगा, और खेत में बिना रोड के पुल बन जाए, रोड है ये नहीं है पुल बन जाए, और लूटने की पूरी आज़ादी नेताओं को, पदाधिकारी और माफियाओं के नेक्सस को दे दे। सारा टेंडर नेताओं के परिवार
कि लोग करने लगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो ये जो स्थिति है, ये हालात पैदा क्यों होते हैं, ये परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं, क्यों सही रोडें नहीं बनती। अंग्रेज के ज़माने का लोकसभा बना हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अभी लोकसभा बना, चूने लगा, दिल्ली में चूने लगा। एयरपोर्ट MGR वाला गिर गया। एक नहीं MGR, अभी जो MGR का एयरपोर्ट गिर गया, एक लोग मर गए। तो MGR, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी जो लूटेड है, लूट रहा है। 25,000 ये करोड़, 12,000 करोड़ का, 1200 करोड़ का आप बनाओगे और उसके बाद इसमें 500 करोड़ ख़त्म कर दोगे, गबन कर दोगे, 500 करोड़ रुपया गबन हो जाए पैसा। तो आप उठा करके देखिए ना भैया, आप महल बना सकते हो और आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आज जो हालात और परिस्थितियां हैं, बिना कोई भी टेंडर आप उठा करके देख लो कि 200 करोड़ या 1000 करोड़, 2000 करोड़ का, तो आप देख लो कि कहाँ जाता है। आज आप बिहार को किस तरफ देखना चाहते हैं? भैया एक तो सबसे पहला हम पर्यटन की ओर देखेंगे। इस देश में और बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, जहाँ पर 2-2 करोड़ हम नौकरी दे सकते हैं। अब जो गरीबी है, 84 करोड़ के लोगों को जो हम 5 किलो अनाज देते हैं, और इंडेक्स में 6,000 रुपया भी मंथली इनकम नहीं है। एजुकेशन के हालात वही हैं, और रोज़गार है नहीं, नौकरी है नहीं, और कोई निकलना नहीं। कोरोना वीर को आप देख लीजिए, लोग उससे भागना चाह रहे हैं। तो परिस्थितियाँ, ना तो रेलवे की नौकरी वैकेंसी बची, ना किसी की। तो सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार है, और इंडेक्स में हम सबसे नीचे हैं। तो हमको तो सबसे पहले पर्यटन पर, फूड प्रोसेसिंग पर, हमको मक्का, मेरे इलाके में बाढ़ से मुक्ति, हाई डैम, और मक्का और मखान पर हमको अधिक से अधिक फैक्ट्री का निर्माण उस इलाके में हो। पलायन 2.5 करोड़ से ज़्यादा होता है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको नहीं आप दीजिएगा, हमको आप बेसिक चीज़ नहीं दीजिएगा। तो आज इकोनॉमिकल स्थिति बहुत बुरी है। इकोनॉमी पर बात होनी चाहिए, चीज़ों पर, वो बहुत बुरी है। तो हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग को लेके, डेयरी मिल को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, पर्यटन और मक्का और मखान जो हमारे इलाके में है, हमारा जो गुलाब बाग मंडी सबसे एशिया की नंबर 1 मंडी है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ के रॉ मटेरियल को, प्रोडक्ट को हम अपने बाज़ार में कैसे ले जाएं, बिग की इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री को हम कैसे, स्मॉल और की इंडस्ट्री पर हम जोड़ दें, बिग इंडस्ट्री पर जोड़ ना दें। तो ये जो हम लोग के इलाके में जो भी फैक्ट्रियाँ थी बंद हो गई, अब कुछ भी बचा ही नहीं। तो परिस्थिति जो है, तो हम चाहते हैं कि, और भ्रष्टाचार से मुक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, और नेताओं का जो पदाधिकारी माफियाओं के साथ जो इन्वॉल्व है, नेक्सेस है, उसको तोड़ना, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अब तो आप उस एरिया के नेता बन गए हैं। नेता होता हम नहीं है, नेता बनते तो कोरोना में मरने के लिए हम जाने देते हैं। अब पटना के बाढ़ में ब्लड ही इन्फेक्शन करा लेते हैं। हम डेली मरने की तैयारी करते हैं। नेता क्या रहेंगे? सेवक हैं, बेटा की तरह, और ईमानदार प्रयास करते हैं बिहार के 14 करोड़ जनता के लिए। कास्ट क्रीड से बिल्कुल दूर है, हिंदू मुसलमान से दूर है, और कुछ सोचना ही नहीं। जो बेसिक चीज़ है, सदन में 3 बार 4 बार वही रखते हैं, सदन से सड़क तक लड़ते हैं। तो बेसिक डेवलपमेंट और विकास के अलावे, और कॉमन लोगों की इकोनॉमी कैसे डेवलप करे, और यूथ को की जो एक डिसअपॉइंटेड है कि कुछ नहीं होगा, पढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं, पहले से हम नज़रिया बना लिए कि फ़ायदा नहीं है, तो उसको कैसे एक अस्थायी लेके जाया जाए, इस पर हम काम करते हैं। लेकिन मेरी बात का सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला मुझे। मैं कह रहा हूँ कि आप बिहार को आज कहाँ देखना चाहते हैं? भैया बिहार को कहाँ देखना चाहेंगे? डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। हम तो और डेवलपमेंट की, हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। हम लगातार फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हम विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं कि हमको आप विशेष पैकेज दो। विशेष पैकेज से तुमने मना कर दिया। विशेष पैकेज तो देना पड़ेगा उसको। विशेष राज की बात इन्होंने नरेंद्र मोदी ने की थी पटना के गांधी मैदान में, और 1,25,000 करोड़ रुपया देने की बात की थी। 1,25,000 करोड़ रुपया डालमिया नगर से लेके, सिल्क फैक्ट्री से लेके, जूट मिल से लेके, पेपर मिल से लेके, दालचीनी मिल से लेकर के सब बंद हो गया। कोई नया फैक्ट्री नहीं बन पाती है हमारे यहाँ, हम किसी चीज़ पर जोर नहीं दे पाते हैं। अब विशेष राज बिहार से ज़्यादा है, तो आप किसी को, आपने खुद बोला था, वादा किया था, आज तक आज़ादी के बाद अभी तक बाढ़ से मुक्ति आप नहीं करा पाए हमको। तो आप समझिए ना,
चीज़ों को समझिए। बिहार को हम कहाँ देखना चाहेंगे? बिहार को, ये जो 40 सालों में बिहार बर्बाद हो गया है, पलायन जाते हैं, बिहार का कोई सिस्टम नहीं बचा, बिहार प्रशासन की कठपुतली बनी रह गई, नेता का और प्रशासन के नेक्सस के कारण बिहार बर्बाद होता चला गया। बिहार पर किसी का फोकस नहीं है। केंद्र भी बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करती है, जीएसटी हमारी नहीं देती है, हमको जो मिलना चाहिए वो नहीं। कहीं किसी स्टेट को 2.25 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, और हमको आप कहते हो हमने 59,000 करोड़ दे दिया, 54,000 करोड़ रुपया दे दिया। ये कब का चीज़ थी, कब? और उसको आप जोड़ते रहते हो। अब 2.5 लाख करोड़ बजट में दिया यूपी को, 1.5 लाख से ऊपर दिया उत्तराखंड को। तो हालात समझिए ना आप। बिहार को तो झुंझुने और बिहार को तो हमेशा आप ठगते हो, और बिहार के साथ जो सरकार आती है सौतेलेपन का व्यवहार करती है। और पटना के मुख्यमंत्री का जो व्यवहार होता है वो कोसी सीमांचल के साथ व्यवहार बुरा, बहुत बुरा करता है। तो अब लड़ाई तो है, आर पार की लड़ाई लड़ेगी। बहुत जल्दी हम लोग भी आपके क्षेत्र में आएंगे धन्यवाद। और आकर के देखेंगे आपके एरिया को आकर के, और ये बहुत उम्मीद करते हैं कि जो आपकी योजनाएं हैं वो ठीक तरीके से वहाँ पे हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।